किया ना। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे, लेकिन हाइपरटेंशन देखने से पहले छोटा सा टॉपिक बचा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक पढ़ लेंगे। उसके बाद हम हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला थोड़ा सा जो टॉपिक बचा था उसमें था एक क्रॉनिक आईएचडी। क्रॉनिक आईएचडी यानी कि क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज। क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो क्रॉनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा है कि क्रॉनिक का मतलब होता है स्लो प्रोग्रेशन। स्लो प्रोग्रेशन यानी कि धीरे धीरे जो डेवलप होता है, स्लोली जो डेवलप होता है, उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। या फिर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा दिन में धीरे 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 डेवलप होता है, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक। तो क्रॉनिक आईएचडी का मतलब है कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिया का मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। तो धीरे धीरे करके ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब आईएचडी हमें देखने को मिलेगा, या फिर आईएचडी जो कि बहुत दिन तक बॉडी में रहेगा, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक आईएचडी। क्रॉनिक आईएचडी के साथ और एक दो वर्ड्स साथ में चलते हैं, वो है क्रॉनिक कार्डियोमायोपैथी और दूसरा है मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। तो क्रॉनिक कार्डियोमायोपैथी मतलब, कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि हार्ट मसल्स का डिजीज, डिजीज ऑफ हार्ट मसल। हार्ट की मसल का कोई भी डिजीज होगा तो हम उसे कहेंगे कार्डियोमायोपैथी। क्रॉनिक यानी कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर वो डेवलप होता है तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक कार्डियोमायोपैथी। दूसरा मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। मायोकार्डिया यानी कि मसल्स, मसल्स जो मिडल लेयर होता है, मसल ऑफ हार्ट, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस यानी कि स्कैरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होगा वो इंजरी के बाद स्कैरिंग हो जाता है या फिर हीलिंग हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। तो ये जो तीनों वर्ड है, क्रॉनिक आईएचडी, क्रॉनिक कार्डियोमायोपैथी और मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, ये तीनों टर्म साथ में चलते हैं, जिसका मतलब होता है कि डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस हुआ है। क्या हुआ है? डिफ्यूज फाइब्रोसिस हुआ है। डिफ्यूज फाइब्रोसिस हुआ है यानी कि फाइबर्स फॉर्मेशन हुए हैं। किसी भी इंजरी होने के बाद वहां पे हीलिंग का प्रोसेस होता है। हीलिंग के प्रोसेस होने की वजह से वहां पे क्या होता है, फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाता है और उसे हम कहते हैं फाइब्रोसिस। तो डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस जहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसमें? तो अगर किसी भी एल्डरली पेशेंट में लॉन्ग टर्म, किसी भी एल्डरली पेशेंट में काफी दिन से अगर इस्चेमिक हार्ट डिजीज होगा या फिर ब्लड सप्लाई कम जा रहा है मसल्स पे हार्ट के, तो उसमें ये चीज देखने को मिलेगा। क्या चीज? डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस। तो डिफ्यूज्ड फाइब्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम किसमें? तो जो एल्डरली पीपल है या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग जिनको हार्ट डिजीज होगा, तो उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्रॉनिक आईएचडी का मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग, काफी दिन तक चला हुआ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। उसके साथ दो टर्म और आते हैं, एक तो क्रॉनिक कार्डियोमायोपैथी, एक तो मायोकार्डियल फाइब्रोसिस। तो इन सब में क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है मायोकार्डियम का। वो किसी भी आईएचडी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के कंडीशन की वजह से होता है। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं? तो अगर हम कॉज देखेंगे तो कॉज सेम होता है। एक तो अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, एम्बोली
ये सब चीज की वजह से होता है। मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई कम होगा, वो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगा, फैट डिपोजिशन होने की वजह से होगा, आर्ट्राइटिस की वजह से होगा, यानी कि जो आर्टरीज के वॉल है वो स्टीफ हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, या फिर एम्बोलाई हो जाएगा, कोई भी ब्लड क्लॉट है किधर से बना हुआ ब्लड क्लॉट आके किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, तो उसकी वजह से भी आगे की तरफ ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसे हम कहेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज, और वहां पे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कार्डियोमायोपैथी, और आगे जाके कैसे हो जाएगा, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये उसके कॉजेज है। इन कारण की वजह से, अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, आर्ट्राइटिस की वजह से और एम्बोलाई की वजह से हमें क्रोनिक आईएसडी देखने को मिलेंगे। क्रोनिक आईएसडी आगे जाके सडन कार्डियक डेथ हो सकता है पेशेंट में। अगर क्रोनिक आईएसडी पेशेंट को है तो आगे जाके पेशेंट को या फिर अरेथमियाज हो जाएगा या फिर इंफार्क्शन, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेथ होने के चांसेस है। तो अरिथमिया मतलब क्या होता है, तो इरेगुलर हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट यानी कि जो पंपिंग है वो रेगुलरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो बॉडी में जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, तो अरिथमियास, नहीं तो इंफार्क्शन। इंफार्क्शन का मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई, तो कंप्लीटली ब्लड सप्लाई अगर मसल्स को स्टॉप हो जाएगा तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, जो कि आगे जाके पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ये चीज हमने देखा क्रोनिक आईएसडी के बारे में। दूसरा चीज हमें पढ़ना है वो है सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ, तो सडन कार्डियक डेथ होता क्या है। सडन यानी कि हमें नाम से ही पता चलता है कि सडन मतलब एकदम इंस्टेंटली, इमीडिएटली अगर कार्डियक मसल्स में कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कार्डियक मसल्स है वो मर जाते हैं विदाउट ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल्स में कम हो गया या बंद हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट मसल स्टॉप कर देते हैं फंक्शन होने का, और उससे हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। तो इसके डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह पता चलता है कि अगर कार्डियक डेथ होता है विदिन 24 आवर्स ऑफ कार्डियक सिम्टम्स, अगर कार्डियक डेथ होता है मतलब हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं कभी 24 आवर्स ऑफ कार्डियक सिम्टम्स, यानी कि कार्डियक सिम्टम्स अभी अगर आज मुझे 10 बजे चालू हुआ है, कार्डियक सिम्टम्स मुझे पता चला है, और कल सुबह 10 बजे के बीच में अगर मेरा डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन को या फिर उस पेशेंट को हम कहेंगे सडन कार्डियक डेथ हुआ है। ये सडन कार्डियक डेथ या फिर अरिथमियास की वजह से हो सकता है या फिर इंफार्क्शन की वजह से हमें देखने मिलता है। तो सडन कार्डियक डेथ का मतलब होता है कार्डियक डेथ विदिन 24 आवर्स ऑफ अराइजिंग ऑफ कार्डियक सिम्टम्स। कार्डियक सिम्टम्स अराइज होने के 24 आवर्स के अंदर अगर कार्डियक डेथ होता है या फिर हार्ट फंक्शनिंग स्टॉप हो जाता है तो उसे हम कहेंगे सडन कार्डियक डेथ। इसके कॉजेज अगर हम देखेंगे, सडन कार्डियक डेथ के कॉजेज अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे पहला कॉजेज आता है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वैसोस्पाज्म, और तीसरा है नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। तो अथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि हमें पता है कि जो आर्टरीज होते हैं उसमें फैट डिपोजिशन होने की वजह से आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पाता है। कोरोनरी वैसोस्पाज्म जैसे कि कोरोनरी यानी कि हार्ट के जितने भी आर्टरीज होते हैं उसमें स्पाज्म होने की वजह से जो ल्यूमेन का साइज होता है आर्टरी का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आगे की तरफ नहीं जा पाते, और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, कार्डियक डेथ देखने को मिलता है। और तीसरा है नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक मतलब फैट डिपोजिशन या ब्लॉकेज नहीं हुआ है फिर भी
पेशेंट को कार्डियक डेथ होता है तो वो होता है, सबसे पहला क्या होता है, तो कैल्सिफाइड एओर्टिक स्टेनोसिस। तो जो हमें पता है कि एओर्टिक वॉल्व होता है उसका कैल्सिफिकेशन होने की वजह से या फिर हार्डनिंग होने की वजह से क्या होता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिशन होने की वजह से वो काफी कड़क हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से खुलता नहीं है और जो ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कार्डियक डेथ हमें देखने मिलता है। दूसरा मायोकार्डाइटिस, कि बीच का मसल जो होता है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे स्वेलिंग आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, उसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस। तीसरा एंडोकार्डाइटिस, इनर मसल जो होता है, हार्ट का इनर मसल होता है, उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन आने की वजह से अगर कोई हार्ट को प्रॉब्लम होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। और मिट्राल वॉल्व प्रोलैप्स, मिट्राल वॉल्व प्रोलैप्स, तो जैसे कि हमें पता है कि मिट्राल वॉल्व जो होता है वो एंट्री पे रहता है, कहाँ पे, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है उसके बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो वो वॉल्व अगर ठीक से काम नहीं कर पाते या फिर डेथ हो जाते हैं या फिर वो अपना फंक्शनिंग पूरी तरह से स्टॉप कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोलैप्स। तो माइट्रल वॉल्व का अगर प्रोलैप्स है, माइट्रल वॉल्व अगर एकदम से काम करना छोड़ दिया है, वो एकदम से खुल गया है, तो जो ब्लड है वो एक राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, वो फ्लो होते रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो गए इसके कॉजेस। सबसे पहला अथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी वैसोस्पाज्म, नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। नॉन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस में आएगा कैल्सिफाइड एओर्टिक स्टेनोसिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और मिट्राल वॉल्व प्रोलैप्स। ये कंडीशन में भी ऐसा कुछ होता है तो डेथ जो होता है वो इन्फाक्शन या फिर अरिथमियास की वजह से देखने मिलता है। अरिथमियास में भी मोस्टली वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिक्यूलर असिस्टोल इसके वजह से देखने मिलता है। यानी कि सबसे पहले कि डेथ जो होता है वो वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है या फिर वेंट्रिक्यूलर असिस्टोल की वजह से। वेंट्रिक्यूलर असिस्टोल में कैसा होता है, जो पंपिंग होता है वो अच्छे से नहीं होने की वजह से धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पंपिंग होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी हमें सेम पैटर्न देखने मिलते हैं कि फीलिंग नहीं हो पाता हार्ट का, लेकिन वो फटाफट पंपिंग करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फीलिंग प्री लोड भी नहीं दिखता और आफ्टर लोड भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से कार्डियक डेथ होने के चांसेस होते हैं। तो जो डेथ होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वेंट्रिक्यूलर असिस्टोल और वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो ये हमने शॉर्ट सा टॉपिक देखा क्रोनिक आईएसडी और सडन कार्डियक डेथ के बारे में। अभी हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में आज देखेंगे हम। तो फिर हाइपरटेंशन यानी कि क्या होता है, कोई अगर पूछेगा हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्या होता है, इजी लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहला सवाल कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सीधा सा एक एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारे पास एक पानी की टंकी है जहां से दो ओपनिंग है, एक नीचे की तरफ ओपनिंग है, एक ऊपर की तरफ ओपनिंग है, और इस चेम्बर में पूरा पानी भरा हुआ है। अगर हम नीचे का टैप खोल देते हैं तो पानी नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर हम नीचे का टैप बंद कर देते हैं
क्लोज कर देते हैं, ऊपर का टैप खोल देते हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी रहता है तो पानी नहीं जा पाता। लेकिन अगर हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, नीचे का वॉल बंद है और हमने यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो पानी जाएगा ऊपर की तरफ? हाँ जाएगा। तो कितना ऊपर तक पानी जाएगा? तो ये किस पे डिपेंड होता है कि हमने कितना प्रेशर यहाँ पे जनरेट किया है, कितना प्रेशर हमने यहाँ पे जनरेट किया है। तो उस हिसाब से ये पानी जो है, ये पानी ये जो चेम्बर है वो अपना प्रेशर पानी पे डालेगा और पानी जाके अपना प्रेशर कहाँ पे डालेगा? वॉल पे डालेगा, और जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा ही वो राइज कर पाएगा ऊपर तक। तो ये क्या होता है? ये एक प्रेशर होता है जो वाटर पे एक्सर्ट किया जाता है जब उसे अगेंस्ट ग्रेविटी जाना होता है। अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जाना हो तो एक प्रेशर एक्सर्ट होता है वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है। तो अगर हम अपना हार्ट देखेंगे, अगर हम अपना हार्ट देखेंगे तो हार्ट में भी एक एओर्टा होता है और एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का स्ट्रक्चर जो होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ जाती है और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है वो ऊपर की तरफ रहते हैं, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी रहते हैं। तो अगर ब्लड को यहाँ से एओर्टा में डालना है या फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डालना है, तो उसे एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। जो प्रेशर जनरेट होता है हार्ट के मसल से, मसल्स क्या करेंगे? प्रेशर जनरेट करेंगे ब्लड पे, और ब्लड क्या करेगा? उस प्रेशर की वजह से आगे की तरफ पुश होते जाएगा। और ये प्रेशर कितना है वो हमें कहां से पता चलेगा? तो आगे जाके जो आर्टरीज होते हैं उसके ऊपर से पता चलेगा। यानी कि ये ब्लड आगे जाके आर्टरीज पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर कितना है। यानी कि यहाँ से कुछ प्रेशर जनरेट हुआ है ब्लड पे, और ब्लड जाके प्रेशर जनरेट करेगा आर्टरीज पे, और आर्टरीज से हमें ब्लड प्रेशर का अनुमान लगेगा या अंदाज लगेगा कि ब्लड प्रेशर कितना है। और अगर वो ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। क्या होगा? प्रेशर ऑफ ब्लड exerted on wall of artery। ब्लड प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा जो कि ब्लड एक्सर्ट करेगा आर्टरी के वॉल पे। जो लेफ्ट या राइट एट्रियम में ब्लड को पंप करेंगे, वो एओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, और वो जाके जो आर्टरीज होंगे वहां पे उनके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और वो हम मेजर करेंगे, उसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। उसे हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। दूसरा चीज, प्रेशर दो काउंटिंग में लेते हैं हम। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, तब कितना प्रेशर होता है आर्टरीज में वो पता चलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तब आर्टरीज में कितने प्रेशर होते हैं उससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता चलता है। तो इसीलिए हम कभी भी ब्लड प्रेशर लेते हैं तो हम बोलते हैं अपर लिमिट 120, लोअर लिमिट है 80, यानी कि 120/80 बीपी है। तो जो 120 है उसका मतलब होता है सिस्टोलिक बीपी, और जो 80 होता है वो है डायस्टोलिक बीपी।
तो सिस्टोलिक बीपी यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कितना प्रेशर आर्टरीज में होते हैं वो हमें पता चलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। और डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन पे कितना प्रेशर आर्टरी में होता है वो हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर हमें पता चल गया कि क्या है, प्रेशर ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। जो प्रेशर होता है ब्लड का जब आर्टरी के वॉल पे एक्सर्ट किया जाता है और हम उसे मेजर करते हैं तो हम उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे बढ़ सकता है, तो समझिए सिंपल सा ये एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये चेंबर में यहां से हम प्रेशर दे रहे हैं, ऊपर की तरफ वाटर जा रहा है, लेकिन यहाँ का वॉल क्लोज है, पार्शियली क्लोज है, और हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर ऊपर की तरफ भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से जो फ्लो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा जा रहा है और हमें यहाँ पे फ्लो ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसकी वजह से फ्लो जल्दी से जाए। उसी तरह से हार्ट में भी होता है कि एओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में कुछ टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जो वॉल्व अगर ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे और आगे जाके कोई भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा या फिर ठीक रहेगा। लेकिन अगर बाहर कोई भी आर्टरीज में रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, अगर वो इसके वजह से हो, वॉल्व के स्टेनोसिस के वजह से हो या बाहर कोई क्लॉट के वजह से हो, तो क्या करना पड़ता है, हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है। जोर से पंप करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज होता है प्रेशर तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और उस टर्म को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। सिंपल, ब्लड प्रेशर किसी भी कारण से अगर बढ़ जाता है, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर पंपिंग फास्ट करना पड़े या फोर्सफुली करना पड़े तो प्रेशर बढ़ जाएगा ब्लड का, और उस कंडीशन को हम कहेंगे इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का सीधा सा डेफिनेशन क्या होगा, तो सीधा सा डेफिनेशन होगा इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर above 140 mm of mercury और diastolic blood pressure above 90 mm of mercury। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाव 140 एंड डायस्टोलिक एंड इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाव 90 mm ऑफ Hg। ये कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंशन। ये कंडीशन को क्या कहेंगे हम, हाइपरटेंशन। तो सिंपल सा चीज, हमने ब्लड प्रेशर के बारे में देखा और हमने हाइपरटेंशन के बारे में देखा। थोड़ा सा और देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो जैसे कि हमने क्या देखा अभी तक कि हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाव 140 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाव 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अभी जो हाइपरटेंशन है, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm ऑफ मर्क्यूरी से ज्यादा हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm से ज्यादा हो, तो ये हाइपरटेंशन होता है। ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होता है। तो सबसे बेसिक चीज की जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो मैकेनिज्म पे वर्क करता है। एक तो कार्डियक आउटपुट और दूसरा पेरिफेरल वेस्क्युलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वेस्क्युलर रेजिस्टेंस के ऊपर बीपी वर्क करता है। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर पेरिफेरल वेस्क्युलर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है तो
ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो ये दो क्राइटेरिया के ऊपर ब्लड प्रेशर डिपेंड होता है। एक तो कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना है, 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितना ब्लड को हार्ट के बाहर भेजता है, उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। दूसरा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि आर्टरीज में, एओर्टा में, कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस होगा तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही बीपी बढ़ के आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ रहेगा। तो जो ब्लड प्रेशर है वो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, तो उससे फर्क काफी सारा पड़ेगा। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स है जो कि हार्ट, ब्रेन और किडनी, ये 3 जगह पे सबसे ज्यादा असर हमें देखने मिलेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट में हमें हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। उसी तरह अगर ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें सेरिब्रो वेस्क्युलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन दी जो ब्लड सप्लाई होता है वो सेरिब्रम में डिक्रीज हो जाता है, या फिर प्रेशर बढ़ने की वजह से वहाँ के आर्टरीज जो होते हैं वो फट जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेरिब्रो वेस्क्युलर एक्सीडेंट। तीसरा, किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें बेनाइन एंड मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। तो हाइपरटेंशन होने की वजह से या फिर हार्ट रेट बढ़ने के जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने की वजह से हमें 3 मेन जगह पे डैमेज देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हार्ट में हमें हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज देखने मिलता है, ब्रेन में सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट और किडनी में बिनाइन या फिर मैलिग्नेंट नेफ्रोस्क्लेरोसिस हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हाइपरटेंशन के टाइप्स कितने होते हैं वो हम देखेंगे। हाइपरटेंशन के टाइप्स कितने होते हैं, तो हाइपरटेंशन 2 तरह से डिवाइड किया है, या फिर हम 2 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं कि इनके टाइप्स हमें देखने मिलते हैं। एक क्राइटेरिया में होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और दूसरे में होता है बिनाइन हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो जो हाइपरटेंशन होता है वो 2 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दूसरा बनाइन हाइपरटेंशन एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन क्या होता है, तो जब हाइपरटेंशन होता है वो क्यों हुआ है, उसका कॉज जो है वो अननोन रहे। क्या रहे? अननोन रहे उसका कॉज। हाइपरटेंशन का अगर कॉज अननोन रहता है तो हम उसे कहते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कि हमें 90 से लेके 95% लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा चीज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, अगर बीपी बढ़ता है किसी और कारण की वजह से, यानी कि किडनी के डैमेज की वजह से, एंडोक्राइन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और ये हमें देखने को मिलता है 5%
5 से लेके 10% लोगों में देखने मिलता है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी कि क्या, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इज अननोन, जो कि 90 से 95% लोगों में देखने मिलेगा। दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि कोई भी ऑर्गन डैमेज होने की वजह से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या फिर किडनी हो या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड हो, उसके वजह से अगर प्रॉब्लम आता है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो कि 5 से 10% लोगों में देखने मिलता है। दूसरे कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे बेनाइन हाइपरटेंशन या फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो बेनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो ओवर द ईयर स्लोली बढ़ता है, स्लोली इंक्रीजेस ओवर द ईयर, धीरे 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 करके साल भर तक में बढ़ता है, 2 साल 4 साल के बीच में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, तो उसे हम कहेंगे बनाइन हाइपरटेंशन। ये चीज हमें 95% लोगों में देखने को मिलता है। दूसरा है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, तो कोई भी पेशेंट को जिसको हाइपरटेंशन है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है, या फिर नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है, उसमें अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 200/120 तक, मतलब 200 से ज्यादा हो गया, डायस्टोलिक 110 120 तक चले गया अचानक से, तो उसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यानी कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एकदम रैपिडली ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया, या फिर उसको पहले हाइपरटेंशन था लेकिन कम अमाउंट में था, वो ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ, फटाक से बढ़ गया, या फिर एक नॉर्मल पेशेंट में फटाक से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जो कि हमें देखने मिलता है 5% लोगों में। इसकी वजह से सडन डेथ भी देखने को मिलते हैं। तो हाइपरटेंशन का टाइप्स में अगर हम देखेंगे तो 2 क्राइटेरिया के हिसाब से, एक तो हाइपरटेंशन का कॉज के हिसाब से, अगर कॉज पता हो हमें, तो अगर हमें कॉज नहीं पता है हाइपरटेंशन का तो उसे कहेंगे एसेंशियल हाइपरटेंशन, और अगर हमें कॉज पता है कि वो किसी और ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से हुआ है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहेंगे। दूसरा बेनाइन हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बेनाइन हाइपरटेंशन यानी कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ओवर द इयर्स, बहुत सालों में धीरे 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 करके अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसे कहेंगे बेनाइन हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है, अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इन हाइपरटेंसिव और नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में, तो उसे हम कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से 6% लोगों का डेथ होता है वर्ल्ड वाइड, 6% लोगों का हर साल डेथ होता है वर्ल्ड वाइड ड्यू टू हाइपरटेंशन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो इतना सब चीज हमें हाइपरटेंशन के बारे में मालूम होना जरूरी है। अभी हाइपरटेंशन के बारे में हमें देख लिया, लेकिन कार्डियक रिलेटेड हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से हार्ट में एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज कहते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो चीज के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज क्या होता है। तो बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, बीपी बढ़ने की वजह से अगर काफी टाइम तक बीपी बढ़ा रहेगा तो उसके वजह से हार्ट में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। यानी कि अगर हम देखेंगे, ये हमारा हार्ट है, ये आयोटा है, तो कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करेगा आयोटा में, और आयोटा से वो आर्टरीज वगैरह में जाएगा और ब्लड सप्लाई करेगा सारे सेल्स में। तो कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सिस्टमिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा।
लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से पंप होगा तो एओर्टा में प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और उसे हम कहेंगे सिस्टमिक हाइपरटेंशन। अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन है किसी भी कारण से या फिर वो स्टेनोसिस की वजह से है या किसी ब्लॉक की वजह से है या फिर एम्बोलाई की वजह से है या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से है या फिर किसी रप्चर एन्योरिज्म किसी की वजह से भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है लॉन्ग पीरियड तक, कैसे प्रोलॉन्ग पीरियड तक, तो उसमें कुछ चेंजेस हार्ट में देखने मिलेंगे, तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तो उसमें क्या देखने मिलेगा, तो उसमें हमें देखने मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉफी। तो जैसे सिंपल सा, अगर ये नॉर्मल एक हार्ट है, नॉर्मल हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड जा रहा है एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कुछ टाइम के बाद किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि समझो स्टेनोसिस है, वॉल ठीक से नहीं खुल रहा है, आर्ट्राइटिस है यानी कि वॉल जो है वो कड़क हो गए हैं, एम्बोला है किधर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, या एन्योरिज्म है, किसी भी कारण की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से हार्ट को जोर से प्रेशर लगा के पंप करना पड़ता है। प्रेशर लगा के पंप करने के लिए हार्ट में ज्यादा मसल्स की जरूरत पड़ती है। पहले अगर 4 mm का मसल होगा हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो रेजिस्टेंस होने की वजह से, प्रेशर बढ़ाने की वजह से जो यहाँ का मसल्स है वो थिक होने लगता है, जैसे कि 4 mm के बदले वो 6 mm का हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये ब्लड प्रेशर या फिर हम कह सकते हैं टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो चेंजेस होते हैं हार्ट में, अभी रेजिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, तो ये क्या करता है हार्ट की प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए वहां का वॉल्स ठीक होना जरूरी है, तो वो वॉल ठीक होने लगता है। तो जब ये वॉल ठीक हो जाता है तो हम उसे कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होता है तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिजीज ऑफ द हार्ट resulting from systemic hypertension of prolonged duration, और उसके वजह से क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। डिजीज है हार्ट का जो कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से होता है और चेंजेस में हमें देखने मिलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज मोस्ट प्रोबेबली हमें अथेरोस्क्लेरोसिस से ज्यादा देखने मिलता है, अथेरोस्क्लेरोसिस से, यानी कि आर्टरीज में किधर तो लिपिड का फॉर्मेशन है, क्लॉट है, जिसके वजह से जो हार्ट को प्रेशर है वो ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ता है। दूसरा चीज कि पेशेंट को अगर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है तो उसके वजह से उसको इस्चेमिक हार्ट डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है, इसको काफी टाइम लगता है सब कुछ होने में। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज होता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो हाइपरट्रॉफी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है और एक इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होता है। तो कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी यानी कि जो मसल्स में फाइबर होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में जाके बिल्डअप होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल में जाके बिल्डअप होना स्टार्ट करते हैं। और इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में क्या देखने को मिलता है, जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में जैसे कि हम अगर देखेंगे कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये उसका हार्ट है,
हार्ट का वॉल्व है। अगर कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हमें देखने मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा तो ये मसल्स जो हो जाएंगे वो थिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनर साइड जैसे वेंट्रिकल्स का इनर जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और दूसरा इसेंट्रिक अगर हाइपरट्रॉफी होगा तो इसेंट्रिक में कुछ इस तरह से हमें देखने मिलेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, जो वॉल्व होगा वो थिन हो जाएगा और जो इनर स्पेस होगा उसमें डायलेटेशन देखने को मिलेगा। तो हाइपरट्रॉफी में दो चीज देखने मिलेगा, एक कॉन्सेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या देखने मिलेगा, जो भी फाइबर्स है वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होने की वजह से वहां का वॉल थिक हो जाएगा, वॉल थिक होने की वजह से इनर जो स्पेस है वो कम हो जाएंगे, तो डायलेटेशन नहीं रहेगा, वॉल जो अंदर का स्पेस है वो कम हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे विदाउट डायलेटेशन। और इसेंट्रिक में क्या देखने मिलेगा, जो फाइबर्स है वो एक दूसरे के लाइन में प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से वॉल जो होगा वो थिन होगा और बीच का स्पेस क्या होगा, पूरी तरह से डायलेटेड हो जाएगा। तो हाइपरटेंशन या फिर वेस्कुलर रेजिस्टेंस होने की वजह से स्टार्टिंग में हमें कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज आगे की तरफ प्रोग्रेस किया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, तो हमें इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर वेस्कुलर रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा, उसकी वजह से पंपिंग पावर अच्छा होगा या फिर पंपिंग पावर ज्यादा होगा। पंपिंग पावर ज्यादा होने की वजह से हार्ट क्या होगा, जल्दी थक जाएगा या फिर उसे उतने अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा। अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो वो पंपिंग उतना कम करने लगेगा, तो कम करने लगेगा पंपिंग, तो यहाँ पे जो है ब्लड ऊपर से जो आ रहे हैं वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे और यहाँ से पंपिंग कम होने की वजह से ऊपर की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा। एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ का जो चेम्बर है वो डायलेट होने लगेंगे और जिसकी वजह से जो पहले कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलता था, फिर हमें इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बैड कंडीशन होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है। तो स्टार्टिंग में हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज में लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होता है तो कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलता है, लेकिन जैसे जैसे डीकॉम्पेंसेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं हार्ट फेलियर होता है, तो हमें इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी देखने मिलता है, जिसके अंदर हमें डायलेटेशन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल देखने मिलता है और धीरे धीरे हार्ट का फंक्शनिंग उसमें कम होते जाता है या पुअर होते जाता है। दूसरा चीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज से, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज से डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसमें 1/3 जो डेथ होता है वो ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से होता है, यानी कि कार्डियक डीकॉम्पेंसेशन की वजह से, कार्डियक मसल्स अच्छे होने की वजह से भी, यानी कि स्ट्रांग होने की वजह से या फिर कॉन्सेंट्रिक मसल होने की वजह से भी, अगर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल का डायलेटेशन होता है या फिर पंपिंग ठीक से नहीं हो पाता, तो उसे हम कहेंगे कार्डियक डीकॉम्पेंसेशन, और उसकी वजह से कार्डियक हार्ट या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमें देखने मिलेगा। तो 1/3 जो डेथ होता है वो होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से, और बाकी 2/3 जो डेथ होते हैं वो होते हैं IHD या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर रीनल डैमेज की वजह से, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर रीनल डैमेज की वजह से हमें सब देखने मिलता है। तो जो हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज है उसमें 1/3 डेथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से और बाकी 2/3 IHD सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या रेनल डैमेज की वजह से देखने मिलता है। तो ये है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज के बारे में हमने देखा है।